हेलो दोस्तों, सौर एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी जीके जीएस की क्लास नियमित रूप से चल रही हैं। उसी के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की राज्य व्यवस्था पॉलिटी खंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। इसका हर प्रश्न महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की, एसएससी की, रेलवे की, पुलिस की, आर्मी की, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता, ये बार बार न्यूज का विषय है, करंट अफेयर से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 43? तो किसमें मिलता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये अनुच्छेद 44 में मिलता है। किसमें? अनुच्छेद 44 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। भारत के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन मिलता है। उसमें अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर में बार बार चर्चा का विषय रहता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं, चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, विरासत हो या गोद लेने संबंधी मामले हो, इन सभी मामलों में सभी के लिए एक समान कानून होंगे और यह कानून सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होंगे। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल की गई है? राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की को किस सूची में शामिल किया गया है? पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। तो कौन सी अनुसूची है? ये पहली अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन सी? पहली अनुसूची में। डिटेल देख लेते हैं। पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है जो प्रश्न में पूछा गया है। दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं उनके वेतन संबंधी प्रावधान है, चाहे राष्ट्रपति हो, मुख्य न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हो, गवर्नर हो, इत्यादि ये पदाधिकारी हैं, उनके वेतन संबंधी प्रावधान दूसरी अनुसूची में शामिल है। तीसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के शपथ और पद ग्रहण का उल्लेख मिलता है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के प्रतिनिधित्व का विवरण मिलता है। तो चारों की चारों अनुसूची इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? अनुच्छेद 44 की बात करें तो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में एससी एसटी के शैक्षणिक और उनके आर्थिक विकास से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है ये कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना से संबंधित है। अनुच्छेद 50 में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की संकल्पना किससे प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये तीनों शब्द मिल जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इसकी संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? यहां पे ऑप्शन में देखें, आयरलैंड, अमेरिका, फ्रांस या पूर्व सोवियत संघ। तो किस देश के से संबंधित है? ये फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यहां पे आयरलैंड की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कहां से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के गठन इत्यादि का वर्णन हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। और पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया है।
यहाँ पे जो विभिन्न देशों के संविधान से हमने लिया है, संविधान के स्रोत उनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कनाडा के संविधान से हमने शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में शामिल है। संघात्मक शासन व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों और राज्यपाल की नियुक्ति हमने कनाडा के संविधान से लिया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट का गठन व उसके अधिकार जो हैं और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। दक्षिण अमेरिका से संविधान संशोधन प्रणाली और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया है। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति या राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन हमने कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। और सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया है। तो ये संविधान के जो स्रोत हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं, इनको देख लीजिए। अगला प्रश्न है, ये भी प्रस्तावना से संबंधित है। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। यदि हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो ये पहला शब्द ही मिलता है, पहला ही लाइन मिलती है, हम भारत के लोग। ये शब्द भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है। यहाँ पे देखें, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, नागरिकता या संविधान की प्रस्तावना। तो ये कहां से लिया गया है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल है। संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका का ये पहली लाइन है, हम भारत के लोग। डिटेल देख लेते हैं। उल्लेख इसका संविधान की प्रस्तावना में मिलता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है, तो यह संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 इंपॉर्टेंट डेट है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था 1976 में, जिसमें 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को इसमें शामिल किया गया था। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे। नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे, 1950 में, 1949 में, 1951 में या 1952 में। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसी डेट से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को लागू कर दिया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1949। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कहां मिलते हैं, भाग 2 में, अनुच्छेद 511 में। यह भी फैक्ट याद रखिए, आर्टिकल 5 से 11 में और भाग 2 में मिलते हैं। भारत का संविधान जो है एकल नागरिकता देता है। कौन से नागरिकता देता है, एकल नागरिकता। और एकल नागरिकता को हमने कहां से लिया है, तो यह ब्रिटेन के संविधान से लिया है। यह प्रश्न भी बनता है, नागरिकता को हमने कहां से लिया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। नागरिकता जो है संविधान के अंतर्गत कौन सी सूची में आता है, तो ये संघ सूची में आता है। कौन सी सूची में, संघ सूची में। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को संविधान के लागू होते ही इसे शामिल कर लिया गया था। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है। नागरिक संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019, ये डेट भी याद रखिए। नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 दिसंबर 2019 से शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था, 1947, 1949, 1956 या 1952। तो राज्य के पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और यह किस वर्ष किया गया, 1956 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। किसके तहत किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इस अधिनियम को भी याद रखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था और इस अधिनियम के तहत देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया था, विभाजित किया गया था।
भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग, इसको भी याद रखिए, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली थे, और सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। अध्यक्ष और सदस्यों के भी नाम याद रखिएगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 को दी थी, और भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न भी बनता है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। कौन सा अनुच्छेद वर्णित करता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39। तो कौन सा अनुच्छेद है? यह अनुच्छेद 37 है। डिटेल देख लेते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होता है कि निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 भाग 4 किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। निर्देशक सिद्धांतों की जिम्मेदारी जो है वो न्यायालयों की नहीं बल्कि राज्य की है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को? भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, महाधिवक्ता, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता का जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 60 में मिलता है, अनुच्छेद 60 में। और कौन दिलाते हैं पद और गोपनीयता की शपथ? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि ये नहीं है तो कोई भी वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति का? तो 5 वर्ष का होता है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति जो होते हैं संघ की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अनुच्छेद 53 में वर्णन मिलता है संघ की कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। ये तीनों सेनाएं जो आर्मड फोर्सेस हैं, सेना, वायुसेना, नौसेना, इनके सुप्रीम कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं उसमें प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति इत्यादि कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यसभा ये अपर सदन होता है, उच्च सदन होता है। इसका गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1952 या 1953 में। तो राज्यसभा का गठन कब किया गया था? ये 1952 में किया गया था। स्थायी सदन है, डिटेल देख लेते हैं। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952। पहली बैठक इसकी कब हुई थी? 13 मई 1952 को हुई थी। इसके जो सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो पहले सभापति कौन रहे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, स्थायी सदन है। संविधान में वर्णन कहां पे मिलता है? तो आर्टिकल 80 में मिलता है। अधिकतम संख्या जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 245 होती है, जिसमें 12 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। और कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितना कार्यकाल होता है? 6 वर्ष का। इसमें से 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। पहले सभापति, पदेन सभापति कौन होते हैं? तो ये उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी कौन है? जगदीप धनखड़ है सभापति राज्यसभा के। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। कौन थे? श्री नीलम संजीवा रेड्डी, सरदार हुकुम सिंह, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री बलिराम भगत। तो कौन है? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष है। लोकसभा को लोगों का सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो वर्णन मिलता है संरचना अनुच्छेद
81 में, आर्टिकल 81 में संसद का प्रथम या निम्न सदन है। अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 550 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से। कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा। अगला प्रश्न है, वो कौन सी अनुसूची है जो भारत के आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है? आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है कौन सी अनुसूची है? 6वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, या इनमें से कोई नहीं? तो 6वीं अनुसूची ये जनजातीय प्रशासन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं का वर्णन मिलता है, राजभाषाओं का वर्णन मिलता है। डिटेल देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17, किसमें? भाग 17 में आर्टिकल 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद में आधिकारिक भाषाओं का वर्णन मिलता है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं शामिल की गई थी। अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। इस फैक्ट को भी याद रखिए, 14 भाषाएं मूल रूप से शामिल थी और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। आर्टिकल 351 यह हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए और इसके प्रसार करने का प्रावधान किसमें सम्मिलित है? किसमें मिलता है? तो ये अनुच्छेद 351 में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? मूल अधिकारों की चर्चा किस भाग में की गई है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो कौन से भाग में? ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है किसमें? भाग 3 में। भाग 1 में क्या मिलता है? संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किसमें मिलता है? भाग 1 में। भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें मिलते हैं? तो भाग 4 में मिलते हैं। यहां पे महत्वपूर्ण भाग और उनके अनुच्छेद हैं। भाग 1 से 4 तक है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन मिलता है। भाग 2 में 5 से 12 में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भाग 3 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भाग 4 36 to 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 5 में 51 का में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भाग 9 243 का से में पंचायती राज से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, 324 से 329। भाग 17 343 से 351 राजभाषा से संबंधित है। भाग 18 में आपात उपबंध और भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 54वां संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन, 51वां या 52वां? तो कौन सा? ये 52वें संविधान संशोधन से संबंधित है और इसको 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 10वीं अनुसूची इसमें शामिल की गई थी, दल बदल निरोधक कानून से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। भारत के संविधान के 52वें संविधान संशोधन जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसको 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और ये लागू कब से हुआ था? 15 फरवरी 1985। ये डेट भी याद रखिए, 15 फरवरी 1985 से इसे लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद, ये राज्य विधानमंडल जो होता है उसका उच्च सदन होता है राज्य विधान परिषद। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में रखा गया है? 170, 171, 172, 173। तो राज्य विधान परिषद की संरचना का प्रावधान रखा गया है अनुच्छेद 171 में, आर्टिकल 171 में। डिटेल देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इसके जो सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। आर्टिकल 169 में राज्य के विधान परिषद का गठन से संबंधी प्रावधान है और इसकी संरचना का प्रावधान किसमें मिलता है? आर्टिकल 171 में। राज्य विधानसभा के कुल सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। संबंधित राज्य विधानसभा के
कुल सदस्य संख्या, जितने भी सदस्य संख्या है उनके 1/3 से अधिक राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या नहीं होना चाहिए और न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अभी 6 राज्यों में विधान परिषद है, वो कौन से 6 राज्य हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ये 6 राज्यों को नोट कर लीजिए जहां पे विधान परिषद लागू है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? उच्च न्यायालय क्या होता है? यह राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है। इसके न्यायाधीश की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 58 वर्ष? तो पहले इसकी 60 वर्ष थी, अभी वर्तमान में कितनी है? 62 वर्ष है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 वर्ष। डिटेल देख लेते हैं। उच्च न्यायालय ये राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। किस अनुच्छेद में इसका वर्णन मिलता है? आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। न्यायाधीश की जो अधिकतम आयु ये 62 वर्ष है। ये 15वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत न्यायाधीश की अधिकतम आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है। अभी वर्तमान में कितनी है? तो 62 वर्ष है। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्षों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? किसके द्वारा की जाती है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो ये राज्यपाल करते हैं। जिस राज्य का लोक सेवा आयोग है उस राज्य के राज्यपाल करते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, और संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। यहां पर राज्य से संबंधित पूछा गया है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में वर्णन मिलता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है, जो भी पहले पूरा होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन इसका निष्कासन पद से हटाया किसके द्वारा जाता है? तो ये राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यदि निष्कासन पूछे तो राष्ट्रपति द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति पूछे तो राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज विषय को संविधान में शामिल किया गया था। और कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आता है? कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची में शामिल जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो कौन सी सूची के अंतर्गत आता है? यह राज्य सूची। पंचायती राज विषय किस सूची से संबंधित है? यह राज्य सूची से संबंधित है। डिटेल देख लेते हैं। संवैधानिक प्रावधान किसमें मिलता है? तो संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची में, और अनुच्छेद आर्टिकल जो अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक में पंचायती राज विषय का प्रावधान मिलता है। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 में संविधान को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? तो 29 विषय शामिल हैं। एक फैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज विषय शामिल किया गया था। तो अभी जो वर्तमान व्यवस्था है पंचायती राज विषय की, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, किसकी सिफारिश पर? तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में इन्होंने सुझाव दिया था। इस समिति ने सुझाव दिया था। कौन सी समिति है? बलवंत राय मेहता समिति। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और किसके द्वारा? तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? लोकसभा में अनुसूचित जाति की एससी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 47 आरक्षित सीटें हैं, 69, 79 या 84। तो कितनी है? 84 है।
अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित संख्या 84 है और जनजाति के लिए आरक्षित संख्या तो 47 है, 47 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 47 है। और ये प्रावधान कहां पे मिलता है आरक्षण संबंधी प्रावधान? तो आर्टिकल 330 में 330 में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण संबंधी प्रावधान है। तो इस फैक्ट को भी याद रख लीजिए, इस आर्टिकल को भी नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 330। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1949, 1950, 1952, 1953। तो किस वर्ष हुए थे? 1952। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक हुए। सीटों की संख्या कितनी थी? 489 थी। बहुमत के लिए आवश्यक सीटें 245 थी। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन जो हुआ था, जो पहला अधिवेशन हुआ था, 13 मई 1952 को संपन्न हुआ था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे जिन्होंने चुनाव करवाया था? ये सुकुमार सेन थे। तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। अभी वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा विषय शामिल किया गया था? पंचायती राज विषय। पंचायती राज को शामिल किया गया था। और इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? तो कौन सा राज्य है? यह मध्य प्रदेश है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य है वो मध्य प्रदेश है। डिटेल देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में की थी। मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज लागू किया गया था। डेट इंपॉर्टेंट है। 25 जनवरी 1994 को पंचायती राज लागू किया गया था। और इसी 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूछा जाए मध्य प्रदेश में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव। तो कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये फैक्ट भी याद रखिए, प्रारूप समिति। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री थे। राष्ट्र के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष हैं। संविधान सभा के कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा के जनक भी बोले जाते हैं। राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन रहे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। अल्पसंख्यकों की उप समिति, यहां पे अल्पसंख्यकों की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी थे। मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रथम सभापति कौन थे संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे।
सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से प्रश्न बनते रहते हैं, इनको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में किया गया था? सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब किया गया था? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950? तो कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। डिटेल देख लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शीर्ष न्यायालय है भारत का, ये दिल्ली में अवस्थित है। संविधान में वर्णन कहां पे मिलता है? तो भाग 5 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन मिलता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इन्हें पद से हटाया किसके द्वारा जाता है? तो ये महाभियोग प्रस्ताव के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, साधारण प्रस्ताव से इन्हें नहीं हटाया जा सकता। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? आज का ये अंतिम प्रश्न है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 9 अक्टूबर 1946 या 9 सितंबर 1946? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, डिटेल देख लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। उसकी अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा का गठन जो हुआ है ये 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ है। ये प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन की सिफारिश पर हुआ है? तो एक कैबिनेट मिशन 1946 के मिशन संस्तुति पर उनकी सिफारिश पर हुआ है। संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको नोट कर लीजिए। इस तरह से आज की हमारी पॉलिटी की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। हमारी जीके जीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्लासें हैं, आपकी सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्लासें होंगी।